अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो जून 23 और दिसंबर 23 दो सवाल कहे थे, अगर देख लेंगे तो डिस्कस हो जाएंगे, नहीं देख लेंगे तो नहीं डिस्कस होंगे। नहीं देखें कौन सा वाला जून 23 किसने देखा है? जून 23 1 2, इसके साथ भी जून 18 वाला होना, दिसंबर 16। ठीक है जी, कल कर लेते हैं। और दिसंबर 23 का मैंने कैपिटल राशनिंग वाला कहा था, ग्राफ वाला है, तो मैंने कहा था सोल्यूशन से कैश फ्लोज देखें और आगे चलें। पार्ट बी के टेबल से मैंने कहा भी था कैश फ्लोज देखें और आगे सॉल्व करें। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग तो वो गुजर गया। अगला टॉपिक शुरू करने लगा हूं। एक प्रैक्टिस मेरी बहुत लेट हो गई, मुझे खुद भी हैरानगी थी इतनी लेट क्यों हो गई। जो आप में से पुराने लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, मैं एक हदीस सुनाया करता हूँ क्लास में, तो वो बहुत लेट हो गया। तो चलो खैर, अब नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ तो उससे पहले करता हूँ शुरू। लेकिन ना एक दो चीजें बड़ी जरूरी है उससे पहले। ठीक है, मैं हदीस तो सुना दिया करूंगा, कोशिश कर दूंगा। जो आप में से मुझसे पहले पढ़े हुए हैं तो KF में या C5 पढ़ा हुआ है या C4 मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है, तो वो तो चलो जिंदगी में चीज ऐड हो ही जाएगी। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है जाननी कि क्यों सुनाऊं हदीस, या आप हदीस क्यों सुने। आप के घर में अभी आप क्योंकि बड़े हो गए हुए हैं, आप अपनी डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हो गए हुए हैं और अपने करियर के हवाले से। अच्छा, मैं नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ, मतलब हो सकता है आप में से किसी के वालिद हयात ना हो, या हो सकता है आप में से किसी के वालिद बीमार हो और वो जिंदगी के कामों में हो ही ना इन्वॉल्व, आपका कोई और बड़ा हो, तो एक्सेप्शन आर देयर। लेकिन मैं नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ। अब आप खुद डिसीजन मेकर हैं, हो सकता है आप अपने अब्बा से मशवरे भी ना हों और वो भी शायद आपको मशवरे ना देते हों कि आप अब बड़े हो गए, आपकी वो फील्ड है, वो जानते नहीं आपकी फील्ड के बारे में। लेकिन जब आप छोटे थे या चलो टीन एज में भी थे तो अम्मा अब्बा की बात मानना, बचपन इंक्लूडेड, टीनेज और बचपन, ऐसा शायद कभी ना कभी हुआ हो सबके साथ ही, सबके साथ। किसी के साथ ज्यादा हुआ होगा, किसी के साथ कम हुआ होगा, कि जिस काम से अम्मी अब्बू मना कर रहे थे ना, वो जब किया तो नुकसान हुआ। कभी ना कभी तो हुआ होगा जिंदगी में, मार तो पड़ी, वो तो अलग बात है, लेकिन जिस काम से वो रोक रहे थे वो काम किया, नुकसान उठाया। मार अलग बात है, लेकिन वो काम जिससे वो रोक रहे थे उससे वो करके नुकसान उठाया। अच्छा, वो क्यों रोक रहे थे उस काम से? कि बच्चे को मजा ना आ जाएगी, क्यों रोक रहे थे? वो आपसे ज्यादा जानते थे, हो सकता है उन्होंने वो काम खुद करके एक्सपीरियंस किया हुआ था, हो सकता है उनको वैसे पता था। वो ना पढ़ाई एक चीज होती है टेक्निकल नॉलेज, हाँ ठीक है, टेक्निकल नॉलेज जो आपकी किताबों से आपको मिलता है, आपकी फील्ड से आपको मिलता है। जैसे आपके वालिदैन अगर पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो हैं, यानी दुनियावी एतबार से अनपढ़ हैं, गांव देहात में उनकी जिंदगी गुजरी है, तो वो डेबिट क्रेडिट तो ऑब्वियसली नहीं जानते। या अगर पढ़ाई लिखाई में PhD भी हैं लेकिन फिर भी वो डेबिट क्रेडिट नहीं जानते, हो सकता है उनकी फील्ड अलग है। या कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, उनको गैजेट्स यूज करने नहीं आते, ये हो सकता है। लेकिन एक होती है जो इंसान की फितरत होती है, जो इंसान का बिहेवियर होता है, जो इंसान की नेचर होती है, वो जो एक्सपीरियंस से सीख चुके होते हैं ना, उसका आप कभी मुकाबला कर नहीं सकते। अच्छा, उनके पास ना आपसे दो ज्यादा एडेड बेनिफिट हैं। एक तो ये कि वो आपसे पहले वो सारी जिंदगी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। दूसरा, चूंकि वो आपके माँ बाप हैं, बल्कि मैं ऐसे कह देता हूं चूंकि आप उनकी औलाद हैं, तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं आप लोगों में। एक तो ये कि जेनेटिकली सिमिलरिटीज हैं, दूसरा ये कि आप चूंकि उन्हीं लोगों को सीख के देख के बड़े हुए हैं, तो आप में कुछ आदत आपको फील होता होगा। मतलब मैं पर्सनली फील करता हूं, बाद मुझे फील होता है जैसे मैं जमीन पे जब बैठा होता हूं ना, तो मुझे फील हो रहा था कि मेरे अब्बू ऐसे बैठते थे, और ये मैंने इंटेंशनली नहीं कर रहा होता, बस उनको बचपन से देखते देखते मुझे फील हो जाता है। मैं अक्सर ऐसा होता है कि हाँ ये ऐसे मेरे अब्बू बैठते थे, ये ऐसे अब्बू करते थे। तो आपके अंदर भी ना ऐसी बहुत सारी आदत आई होंगी जो आपके वालिदैन के अंदर थी। हो सकता है कुछ जेनेटिकली होता हो सकता है कुछ उनको आपको देख देख के आप अब्सॉर्ब कर लेते हो। तो वो एक तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, दूसरा आप उन्हीं में से हैं। और बाज़ औक़ात तो वालिदैन ये भी समझ रहे होते हैं कि बच्चा इस वक्त दिल में सोच क्या रहा है। जो आपको लगता है ना कभी कि आपने झूठ बोल के बेवकूफ बना लिया उनको, तो ये उनका बड़ापन होता है कि आपको एक्सपोज नहीं करते, वरना पता उनको लग रहा होता है। तो बात मैंने यहां से शुरू की थी कि वालिदैन की बात ना मान के नुकसान उठा जाते हैं, तो वालिदैन की बात माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? दो बातें। एक तो ये कि बड़े हैं अदब के लिहाज से, दूसरा ये कि वो आपसे ज्यादा जानते हैं। जब आप ये यकीन करके चलेंगे ना कि हाँ वो ज्यादा जानते हैं और बड़े हैं तो अदब भी करना है, तो उसमें खैर ही होगी, उसमें आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप उनकी बात सिर्फ मानना प्रिटेंड कर रहे होंगे
यार बड़े हैं, अगर मैंने आगे से बहस की तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर बोलना शुरू कर देंगे, फिर कौन ड्रामा सारा संभालेगा। अच्छा ठीक है, बोले जी, आप बोले, मैं चुप करके सुन रहा हूं। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर मानने में खैर नहीं होगी, यानी इससे कुछ खैर नहीं निकल रही होगी। अगर सिर्फ इसलिए सुन रहे होंगे कि अच्छा ठीक है बोल लो भाई, अच्छा बड़े हैं ठीक है, या बचपन से अम्मी आप लोग को ये ट्रेन करने की कोशिश करती नहीं कि अब्बू घर आए हैं तो जाओ बेटा अब्बू को सलाम करके आओ, अब्बू के जूते लेके रखो। तकरीबन सब घरों में ऐसे ही होता है, अब पता नहीं, पहले तो ऐसे ही होता था कि बाप घर आया है तो बाप के हाथ से जो भी सामान है, उनके हाथ में कोई बैग है कुछ भी है तो वो लेके रखना, पानी ला के देना, जो जूते पहन के गए थे वो उतार के रखना, घर के जूते ला के देना। तकरीबन सब घरों में ऐसे होता है। तो अगर सिर्फ इस वजह से कि माँ से मार पड़ेगी अगर ये काम ना किया तो, या बाप से मार पड़ेगी, तो फिर बाप से सीखना नहीं होगा। लेकिन अगर ये यकीन रखें कि मेरे बाप हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत हैं और मेरे प्रोवाइडर हैं, मतलब मेरे रब हैं कि मुझे पालने वाले हैं, और रब में सिर्फ उस मीनिंग में कह रहा हूं, पालने वाले के हिसाब से, और मुझसे ज्यादा जानते हैं, मेरे लिए शायद हाँ मैंने इनकी बात माननी है, तो आप उनसे सीखेंगे। तो जब तक हमारे दिल के अंदर ये यकीन नहीं बनेगा ना कि ये जो हम यहाँ पर दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों ने पेपर पास करने हैं, अच्छा करियर बनाना है, पैसा कमाना है। अब तो खैर सीए में भी पैसा ही थोड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत और करियर से बेहतर है। बहुत सारे जो पाकिस्तान में करियर हैं, जॉब्स वाले की बात कर रहा हूं, बिजनेस तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो जॉब वाले करियर हैं, सीए बहुत सारे और लाइन से स्टिल बेहतर है। तो आप सारी मेहनत जो इस वक्त कर रहे हैं, 20s में आपकी एज होगी, आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों चाहिए है? अच्छी जिंदगी। डिफाइन अच्छी जिंदगी, ख्वाहिशें पूरी कर सकें, ख्वाहिशें पूरी कर सकें। ये जो बहुत रिसोर्सेज वाले लोग होते हैं, बहुत अमीर, इनमें कभी कोई सुसाइड नहीं करता है? करते हैं। तो उनके पास तो बहुत ज्यादा है ना, तो उनके पास तो रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी करने को मिल रही होती। अच्छा, ये जितने मशहूर लोग होते हैं, खिलाड़ी कह लें और शोबिस के लोग कह लें, शोबिस ही चले, इनमें कभी सुसाइड के वाकये सुने? तो ये सारे सुसाइड सिर्फ नाकाम होने के बाद होते हैं? नहीं, शोहरत के जमाने में भी सुसाइड अवेलेबल है, तो उनके पास तो पैसा भी है और शोहरत भी है, फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सुकून नहीं मिल रहा ना। तो इसका मतलब है हम इस वक्त अपनी जिंदगी में जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं ना, वो है रिसोर्सेज का जमा करना। अगर हमारी टोटल दौड़ इसीलिए ही है तो हम बेवकूफ हैं, हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आपने दौड़ लगाई और दौड़ लगाने के बाद खूब रिसोर्सेज जमा कर लिए। अभी आप कितनी उम्र में क्वालिफाई कर लेंगे? हैं 25-26 में। अच्छा, 25-26 में क्वालिफाई करते ही कोई 25-30 लाख तनख्वाह तो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ओहो, कितनी मिल जाएगी? 1-1.5 लाख मिल जाएगी। अगले 4-5 साल के अंदर इधर उधर शिफ्टिंग करेंगे आप, एक जगह जाएंगे, वहां पर 2 साल निकालने के बाद एक और जगह शिफ्ट करेंगे, फिर वहां से एक और रेज मिलेगा, वहां चले जाएंगे। 5-7 साल बाद कहां तक पहुंच जाएंगे? हैं 5 साल में 10 लाख तक। अरे वाह, वाकई को मार्केट में बैठा तो वो बताए ना है। 4-5, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा दौड़ नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये भी मेरे ख्याल में ज्यादा बता रहे हैं। ये भी कोई बहुत अच्छा एक्सपोजर हो ना किसी का, बहुत जबरदस्त, उसमें बहुत जबरदस्त किस्म के कम्युनिकेशन स्किल हो, ये बहुत मैटर करते हैं। नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये 4-5 से ऊपर की गेम नहीं है। चले 10 साल क्रॉस कर लिए, अब 35 के हो गए, अब है सीएफओ बन गए, कितने 10 लाख तक पहुंच गए। आज से 10 साल बाद चलो बहुत जबरदस्त कंपनी में चले गए, आप 15 लाख तक पहुंच गए। इससे ज्यादा नहीं होता चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। अभी आजकल आप अगर हॉस्टल में नहीं रहते, अपने घर में रहते हैं, एक बहुत मामूली सा मिडिल क्लास में भी मिडिल क्लास, एक घर का महीने का खर्चा कितना होगा? 5-6 फैमिली मेंबर, 35-40 हजार लाहौर में। अच्छा, चले मेरे ख्याल में 40-50 से 2 लाख तक पहुंचा देते हैं। चले इसी 1 लाख, मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि लाख तक चली जाती होगी बात, लेकिन खैर डिपेंड करता है, किराया है, बिजली है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और 10-12 साल के बाद गाड़ी आपके पास होगी, घर बना लिया होगा है? मेरे ख्याल में तो नहीं बनाया होगा। अब्बा जी फौत होंगे, उनकी कुछ जायदाद बटेगी, उसका कोई हिस्सा मिलेगा, फिर कहीं जाके बना लिया तो बना लिया, वरना अगर आप तनख्वाह में से बचा के बनाना चाह रहे हैं तो नहीं। अच्छा, चले आप 40 साल के हो गए, आप और ग्रो कर गए, फैमिली भी बढ़ गई, और आपने ना आस्ता आस्ता अपने खर्चे भी बढ़ाना शुरू कर लिए हुए थे। अभी आप जब आर्टिकल्स में आते हैं ना, कैफ के जमाने की जिंदगी याद करें और आर्टिकल्स के जमाने की जिंदगी याद करें, खर्चे बढ़ गए ना कि कम हो गए?
बढ़ गए, जॉब में जाएंगे खर्चे और बढ़ जाएंगे, शादीशुदा जिंदगी होगी खर्चे और बढ़ जाएंगे, और आपने अपनी इनकम बढ़ाने के हिसाब से खर्चे भी बढ़ाना शुरू कर दिए हुए हैं। तो 40-45 साल के बाद आप एक सीनियर पोजीशन पे चले गए हुए हैं, सीएफओ बन गए हुए हैं, शायद सीईओ की लाइन में भी कुछ चला गया, ऑपरेशन साइड पे चला गया तो सीईओ भी बन सकता है। इसके ऊपर क्या है? सीईओ से ऊपर है कुछ भी नहीं है। बस कंपनी बड़ी होगी और अगर मल्टीनेशनल होती जाएगी तो चलो फिर आप हो सकता है कहीं पर कोई कंट्री या कोई रीजन लेवल पे कुछ बन जाए। बनते 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 आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही होंगी या चिल जिंदगी होगी? जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही होंगी, टेंशन्स बढ़ती जा रही होंगी, और फैमिली भी आगे चल रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। और जितनी ऊपर जाएंगे ना आप, जितनी ज्यादा ऊपर जाएंगे आप, कहीं लाइन में लगे हो ना, और अभी चूंकि वो मैंने उम्र का जिक्र किया था तो इसलिए वो मिसाल ध्यान में आ गई। हजर अस्वद ना एक पत्थर है, वो खाने काबा के कॉर्नर में लगा हुआ, और उस तक पहुंचने के लिए लाइनें लगी होती हैं, और पता नहीं क्यों वो मैनेज क्यों नहीं करते। ऐसे सिंपल लाइनें नहीं होती हैं, धक्कम पेल वाली लाइनें होती हैं। जब लाइन दूर से शुरू होती है ना तो सुकून से खड़े होते हैं लाइन में। जैसे जैसे करीब पहुंचते हैं ना, या चले आप उस चीज को विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, मैं मिसाल बदल लेता हूं। इस एक बैग तक पहुंच के किसी ने हाथ लगाना है, शुरू से बहुत लंबी लाइनें चल रही हैं, लेकिन जब यहां तक पहुंचेंगे तो धक्कम पेल ज्यादा शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जगह ऐसे आती जहां पहुंचना है। और यहां तक तो जो लाइन में थे वो सर्वाइव कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे ना तो पुरक किधर उधर हो जाएंगे, दो धक्के पड़ेंगे, हैं बॉटल नेक का इफेक्ट आ जाएगा। नहीं, वो तो ट्रैफिक जैम के लिए होता है ना, वो इधर उधर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी जब आप कहीं टॉप पे पहुंच रहे होते हैं ना तो पुरक बाहर जाना आसान हो जाता है। एक टॉप पोजीशन होती है, उसके लिए मुकाबला ज्यादा होता है। इन शॉर्ट कि आपकी अब से ऑनवर्ड जिंदगी में टेंशनें कम होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। और इन सारी टेंशनों को आप लेने को तैयार हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। लेनी शुरू कर दी टेंशनें। आप 50-60 साल के हो गए और अब इतना कमा लिया है कि अब आप एक रीजनेबल घर में रहते हैं, बच्चे आपके हो ही गए शायद कमाने के काबिल, अब आप एक रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। अब आप लेकिन तब तक आपको बीमारियां हो चुकी हैं, बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को टाइम दिया था कि पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाए, उतना ज्यादा नहीं दे पाए जितना हमारे वालिदैन ने, बल्कि आप तो मुझसे आधी उम्र के हैं, शायद आपके वालिदैन ने भी जितना टाइम अपनी औलाद को दिया ना, आप लोग उतना टाइम नहीं देंगे, आपके पास होगा ही नहीं, आप कमाने में लगाएंगे टाइम। 50, 60, 65 साल तक अगर जिंदा रह गए, वैसे तो जो खुराकें और जो आप लोगों की हालतें हैं देखे, वो तो आप पता नहीं 50 साल तक भी जिंदा रहने वाले कि नहीं रहने वाले, लेकिन चलो रह गए, 60-65 साल तक जिंदगी गुजार गए। और 60-65 साल की जिंदगी आपकी कंटिन्यूस एफर्ट, पहले कुछ हासिल करने की, फिर उसको मेंटेन करने की। हासिल कर लेना दी एंड नहीं होता, उसको मेंटेन भी रखना होता है। अपनी पोजीशन अटेन करने के बाद मेंटेन रखनी होती है। तो वो 60-65 साल की भरपूर मेहनत वाली जिंदगी गुजारने के बाद एक आपको हार्ट अटैक होना है। अगर एक्सीडेंट से नहीं मरे तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, क्योंकि दुश्मनदार तो कोई सीए प्रोफेशन में होता नहीं है किसी का, तो गोली तो शायद कोई नहीं मारेगा। दो ही मौतों के चांस हैं, या एक्सीडेंट होना है या हार्ट अटैक होना है। तो अब आप 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया, मर गए जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर अल्लाह ने आपके औलाद के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली हुई तो थोड़ा डिले हो जाएगा इसमें। मोहब्बत नहीं हुई तो आपके दफनाने से पहले शायद ये बहसें शुरू हो चुकी होंगी, प्रॉपर्टी बंटनी कैसे है, ये घर अब्बा जी का बेचना है या रखें। एक भाई दूसरे को कहेगा, दूसरा भाई तीसरे को कहेगा, ये टेंशन शुरू हो जाएगी कि इस घर को कंबाइंड प्रॉपर्टी रखना है या अभी बेचना है। अभी आपको दुनिया से गए हुए कुछ दिन ही होंगे, अगर आपकी बीवी जिंदा हुई तो उसकी आंखों से भी आंसू खुश्क हो चुके होंगे, सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे। आपके साथ क्या हो रहा होगा? आपके साथ क्या हो रहा होगा? ये हमारी वो बेवकूफी है जिसको मैं बेवकूफी की बजाय गफलत कह लेता हूं, कि आप पता नहीं किन किन गांव से, किन किन शहरों से, किन किन देहातों से, किन किन पहाड़ी इलाकों से उठ के आए हैं, किस लिए? करियर बनाने। और करियर बनाने नहीं, घोड़े गधों की रेस में शामिल होने के लिए। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही है। और आप अल्लाह ने पूरा इकोनॉमिक निजाम बनाया है, फैमिली निजाम बनाया है, माशरती निजाम बनाया है, इंसानों को जोड़ा है, और हर एक जो टेस्ट हो रहा है ना वो उसके रोल के मुताबिक टेस्ट हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल करियर बनाइए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आपने अपनी 24 घंटे की एनर्जी, 24 घंटे इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि सोने से पहले भी फिक्रें क्या चल रही होती हैं? ठीक है, वो मतलब हर रोज वैसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन अक्सर सोने से पहले क्या फिक्रें चल रही होती हैं? कोई बात, कोई क्लाइंट की बात आ रही होगी, कोई फ्यूचर की बात आ रही होगी, कोई फ्यूचर फैमिली की बातें ध्यान में आ रही होंगी, यही चल रहा होगा ना। सुबह उठते होंगे तो मोबाइल देखते होंगे सबसे पहले कि किसका मैसेज आया कि नहीं आया, आना चाहिए था क्यों नहीं आया, तो ये सब कुछ देख रहे होंगे। तो इसलिए इस 24 घंटे कह रहा हूं मैं, इस 24 घंटे की सारी एनर्जी किस बात पे खर्च हो रही है कि इस दुनिया की जिंदगी में रिसोर्सेज जमा हो जाएं, और वो रिसोर्सेज जमा होने के बाद भी बादशाह सलामत नहीं बना दिया जाएगा आपको। उन रिसोर्सेज के जमा होने के बाद भी आप पे जिम्मेदारियां ही होंगी। आप अपनी फर्म, जिन फर्म्स में भी आपके आर्टिकल चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स को सच्ची आइडलाइज करते हैं आप। आर्टिकल किसके चल रहा है में से? सबके ही है ना। जिस भी फर्म के हैं, अपने फर्म के पार्टनर्स को आइडलाइज करते हैं आप, कैसी जिंदगी होनी चाहिए? क्यों नहीं?
है, बिजी जिंदगी है ना, बिजी जिंदगी है। और खुश मिजाज भी नहीं है, सड़े हुए रहते हैं, है ना, सड़े हुए रहते हैं ना। मतलब अगर क्या है, अगर अंदर आके कोई आर्टिकल का जूनियर है, अगर उसको प्यार से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सड़े रहते हैं ना, लग रहा था पता नहीं क्या क्या मुसीबत है इनको, सड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, चीखते रहते हैं, गालियां देते रहते होंगे। मैंने तो 4 साल में यही देखा है। मेरे दौर में आर्टिकल 4 साल के होते थे, मैंने तो भाई यही देखा है। और वो हमारे पार्टनर जो थे, वो जब ऑफिस में एंटर होते तो सबको सांप सूंघ जाता था, और किसी का कंप्यूटर सबको फिक्र हो जाती थी कि मॉनिटर बिला वजह तो नहीं खोला हुआ, सेपरेट तो नहीं यहाँ साइड पे रखा हुआ। मैं जितने लोगों को जानता हूँ, अपने साथियों को, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी अपनी फर्म के पार्टनर को आइडियलाइज किया होगा। तो 50, 60, 70 साल की भरपूर मेहनत वाली जिंदगी गुजारने के बाद साथ लेके भी कुछ नहीं जा रहे ना। मसला ये है कि लेके भी कुछ नहीं जा रहे। कभी किसी ने मुर्दा नहलाया, मैयत नहलाई है, कोई गुस्ल दिया किसी को? ये जो सामने बैठे गुस्ल दिया है? चलो उस प्रोसेस में रहे हो ना। कपड़े जो पहने होते हैं मैयत ने, वो उतारे जाते हैं, और उतारने में मुश्किल हो रही होती है तो उनको काटा जाता है। कैंची अवेलेबल कभी है कभी नहीं है, तो फाड़ा भी जाता है कपड़ों को, और फटे पे लटा के गुस्ल दे रहे होते हैं। और उसके बाद ना बड़ा मुश्किल काम होता है उसको उस चारपाई पे डालना, क्योंकि स्लिप हो रहा होता है हाथ, और फिर उस कपड़े में लपेटना। और वो जो फट्टे पे लेटा होता है ना, तो मैंने दिया हुआ गुस्ल, दफनाया भी हुआ है, जनाज़े भी पढ़ाए हुए हैं। तो वो जो फट्टे पे लेटा होता है ना, इसको गुस्ल दे रहे होते हैं। ये शायद कुछ ही घंटे पहले चीख रहा था, ये शायद कुछ ही पहले सबको डांट रहा था, ये शायद कुछ ही घंटे पहले ये सोच रहा था कि मैं नहीं होगा तो तुम लोगों का क्या बनेगा, यानी मैं चला जाऊं किसी दिन ऑफिस से, लोगों को तो बर्बाद कर देते हो सारा। ये वही था जो घंटा पहले ये सब बोल रहा था। तो आप मैं सब चले गए घंटे बाद। हमारा ना, चूंकि हमें सोसाइटी का हिस्सा है ना, तो हमारा ब्रॉटअप नहीं है ऐसा कि मरने की बात की जाए। कभी को मरने की बात कर भी देना तो कैसी बातें कर रहे हो। कभी घर में अब्बू ने मरने की बात कर दी हो तो अम्मी ने रोना शुरू कर दिया होगा कि आपको कैसी बातें करते हैं आप। या कभी बच्चे ने बात कर दी हो मरने की तो माँ बाप बोलना शुरू कर देंगे, माँ बाप के सामने कैसी बातें करते हो। कभी मरने को कहा जिक्र ही नहीं किया गया। बचपन से लेके अब तक जिक्र क्या हो रहा है, पढ़ लिख के कुछ कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये हमारा ब्रॉटअप है। तो पता नहीं वालिदैन का कसूर है, हमारा कसूर है, उस्तादों का कसूर है, या सबका मिला जुला कसूर है कि आपके गोल्स में अगर कोई है जिंदगी में, तो क्योंकि आप लोग जिस एज में हैं, 20s में, तो मेरे ख्याल में सारे 20s में बैठे हैं अभी। 30 वाला लग नहीं रहा, कोई 20s वाला ही है। तो अभी आप जो 20s में हैं, आपके जिंदगी के गोल्स तो होंगे। अभी मुझे ना जवाब देना, अपने आप को जवाब दे देना, आपके इन गोल्स में जन्नतुल फिरदौस नहीं होगी कहीं, बल्कि जन्नतुल फिरदौस तो टॉप जन्नत है, जन्नत भी नहीं होगी कहीं, गोल्स में नहीं होगी, चांस पे होगी कि ख्वाहिश, हाँ जाना चाहिए, हाँ जी अच्छा है अगर मिल जाए तो कैसे मिलेगी वो देखेंगे, अल्लाह बड़ा रहीम है दे देगा। गोल्स में नहीं है कहीं शामिल, गोल्स में नहीं है। और अगर आपसे कहें कि अच्छा चांस ले लो, क्या पता कभी आई कैप ये पॉलिसी निकाल दे कि 25 साल से उम्र वाले सबको पास कर देंगे हम, चांस ले लो। आप कहेंगे नहीं ये कैसी बेवकूफी वाली बात है, कैसे चांस ले लेंगे, क्यों आई कैप पास कर देगा 25 से ऊपर। तो या आपसे कहा जाए कि चांस ले लो, इंटरव्यू ना दो, जॉब के लिए अच्छी जगह अप्लाई ना करो, क्या पता तुम्हें वो खुद ही ढूंढते ढूंढते पहुंच जाए, तो ना करो अप्लाई। आप कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, क्यों चांस ना ले भाई, हमने तो करना है। तो हमारे गोल्स के अंदर जन्नत कहीं लिस्ट में है ही नहीं, और अगर हो भी तो वो शायद कहीं आखिर में होगी। तो जब हमारे गोल्स में ही जन्नत नहीं है ना, तो ये हमारे साथ वो गड़बड़ हो गई हुई है जिसमें हमारे वालिदैन का भी कसूर है, हमारे उस्तादों का भी कसूर है, हमारे स्कूल्स का बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा। क्योंकि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में माँ बाप से कम और स्कूलों से ज्यादा सीखा है, तो स्कूलों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। चूंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपके साथ ये लोग हैं जिनकी मैंने बात की है, वरना उलमा का भी कसूर है, वरना हर चीज का कसूर है, हुकूमत का कसूर है बहुत ज्यादा। तो ये एक इज्तिमाई कसूर है, और उसका एंड रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो प्रोडक्ट है, जो नौजवान है, उसके गोल्स में ये तो शामिल है कि रिसोर्सेज कमाने हैं, और उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। चलो मिल गए रिसोर्सेज, चलो ये दुनिया की जिंदगी में आ जाते हैं, आखिरत तो बात की बात है, पहले दुनिया की जिंदगी को देखते हैं। आपने रिसोर्सेज कमा लिए, अब आप रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करें रिसोर्सेज का, क्यों चाहिए थे रिसोर्सेज, हैं ख्वाहिशें पूरी करने के लिए चाहिए थे ना। अब आपको रिसोर्सेज मिल गए, अब यहाँ मजीद 2 मसले आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, 5 साल बल्कि हमने थोड़ा बोल दिया है, शायद 10 साल में, कि अर्निंग के प्लेटफॉर्म बहुत सारे खुल गए। ये जब से ये ऑनलाइन वो शुरू हुई ना, ये फाइवर और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए ना। आप आर्टिकल में बहुत सारे बच्चे हैं जो कमाना शुरू कर देते हो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए कमाने के। तो रिसोर्सेज जमा करने के लिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग ये सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जो कमा रहे हैं वो हलाल है कि हराम है। और जब रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो फिर दूसरा मसला ये आ रहा है कि ये भी कोशिश नहीं कर रहे जानने की कि जो ख्वाहिश हम पूरी करना चाह रहे हैं वो ख्वाहिश भी पूरी करना हलाल है कि हराम है। इन शॉर्ट हमें बॉदर ही नहीं कर रहा कि हलाल क्या है हराम क्या है। क्यों बॉदर नहीं कर रहा? हम लोग सड़क पे चलते हुए या किसी भी जगह जाते हुए हमें बॉदर क्यों नहीं करते कि रूल्स क्या हैं? क्यों बॉदर नहीं करते? सड़क पे सबका आना जाना होता है, क्यों बॉदर नहीं कर रहे होते ट्रैफिक रूल्स का? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि यही सारे लोग हैं जब किसी बाहर के मुल्क जाके गाड़ी चलाते हैं ना तो सीधे हो जाते हैं, यही वाले लोग हैं। तो तब क्यों सीधे हो जाते जाके? क्योंकि पूछने वाला है। तो जब ये यकीन होना कि किसी ने पूछना नहीं है तो
फिर इंसान रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो ये जो हलाल हराम है रूल्स हैं, किसके बनाए हुए रूल्स हैं? अल्लाह के बनाए हुए रूल्स हैं। तो चूंकि हम लोग इस वक्त बिल्कुल गाफिल हैं इस बात से कि हमने मरना है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, और वो जो दोबारा जिंदा होना है वो ऐसे ही नहीं है कि चलो एक जीवन, एक क्या कहते हैं उसको, एक जन्म मिला था दुनिया में जो गुजार लिया, अब दूसरा जन्म है कि हम फिर से जिंदा होकर कहीं चलने फिरने लगे हैं। दुनिया की जिंदगी डिफरेंट है, और जब मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है तो वो डिफरेंट है। और दुनिया का जिस्म डिफरेंट है, उसके बाद आखिरत में दोबारा से जिस्म मिलेगा, क्योंकि दुनिया वाला तो कल सड़ेगा, कोई धमाके में खत्म हो जाता है तो कोई जल के मर जाता है तो जिस्म तो खत्म हो जाता है। इवन कि अगर कब्र में भी दफनाते हैं तो भी जिस्म खत्म हो जाता है। तो दुनिया का जिस्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन उस रूह को, क्योंकि रूह है ये, हमारे अंदर रूह है जिसका टेस्ट होना है, उस रूह को फिर से जिस्म मिलेगा। उसके साथ फिर हमेशा या तो जन्नत है या हमेशा की दोज़ख है। और ये जो हमेशा की जन्नत और हमेशा की दोज़ख है ना, इसके लिए टाइम ये दुनिया की जिंदगी, यानी दुनिया की जिंदगी, और उसका फुल स्टॉप लगेगा जब खत्म हो जाएंगे, जब मौत आ जाएगी। इस जिंदगी में या तो हमेशा की जन्नत अर्न होनी है या हमेशा की दोज़ख मिलनी है। और हम लोग सारे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और अल्लाह ने जो कामयाबी डिफाइन किया ना वो एक ही है कि जिसको हमेशा हमेशा की जन्नतें मिल गई, बस वो कामयाब है। और कोई सिंपल सी कामयाबी की डेफिनेशन अल्लाह की नजर में कि जो हमेशा हमेशा की जन्नतों में रह चले जाएंगे ना वो कामयाब है, उसके अलावा कोई कामयाब नहीं है। चाहे वो सीईओ मरा, चाहे वो सीएफओ मरा, चाहे वो किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बन के मरा, वो नाकाम है अगर जन्नत में नहीं जा रहा। तो बस आपको ये आधा घंटा ले लिया मैंने, बस अभी ये झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपको चलो हदीस तो सुना दूं, लेकिन क्यों सुना दूं? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले जानना कि आपको किसी तरह ये फिक्र लग जाए कि ये जो आप लोग रिसोर्सेज के लिए करियर बनाने की एफर्ट कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव आखिरत रखें। जब तक आप आखिरत को टारगेट नहीं रखेंगे ना, कभी किसी बिस्तर पे चादर, वैसे तो कभी इत्तेफाक नहीं होगा आपको चादर ठीक करने का, लेकिन चलो अगर कभी चादर ठीक कर भी ली बिस्तर की, कभी किसी ने अगर की है तो इतने सारे बल पड़े हुए चादर पे, कैसे ठीक करें? हैं कोई आसान कोई तरीका? हाँ भाई, मतलब चादर बिखरी हुई है, ऐसे ऐसे करके इसको आगे करते जाए, हैं क्या करें? एंड से पकड़ के खींच लें। एंड से खींचेंगे ना तो सब सीधे हो जाएंगे, सारे बल निकल जाएंगे। एंड से ही सही रास्ते निकलते हैं। गूगल आपको रास्ता बता देता है, गूगल मैप पे आपको रास्ता पता चलता है, और जब आप रास्ते से हट जाते हैं तो वो नोटिफिकेशन आती है। फिर जब रास्ते पे वापस आ जाते हैं तो बता देता है अब आप सही हैं। गूगल कैसे बता देता है रास्ता क्या है? वो किस बेस पे रास्ता डिसाइड करके देता है? लोकेशन, एंड कहां जाना है। एंड जब पता होगा ना तो रास्ता निकलेगा। तो जब तक आपकी जिंदगी के टारगेट्स के अंदर आखिरत टारगेट नहीं होगा ना, आप सीधे रास्ते पे हो ही नहीं सकते। तो उसके करियर जरूर बनाएं, लेकिन आज की जो कोशिश देखता हूं मैं इंशाल्लाह, अगर तो कल हदीस से शुरू कर सका तो कल से ही, या हो सकता है कि भी एक दो क्लासें मजीद इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी बात करूं। तो आज की बात का समरी ये है कि आंखें खोलें, और सारा ध्यान इस वक्त रिसोर्सेज जमा करने पे है, लेकिन बस आंखें खोल के देख लें कि उसके बाद क्या होना है। और अगर अभी के अभी मर गए तो क्या मैं और आप इस पोजीशन में हैं कि अभी मर गए तो क्रेडिट बैलेंस चल रहा है कि डेबिट बैलेंस चल रहा है? अभी इस वक्त बैलेंस क्या चल रहा है? तो इसका अंदाजा करेंगे तो फिर फिक्रें चेंज हो जाएंगी। अगर आखिरत को इग्नोर कर देंगे तो फिक्रें और होंगी, अगर आखिरत को कंसीडर करेंगे तो फिक्रें और हो जाएंगी। तो मेरा आपका जो टेस्ट चल रहा है ना इस वक्त, वो टेस्ट ही ये चल रहा है कि आप बेटे हैं, बेटी हैं, बहन हैं, भाई हैं, कल को बाप होंगे, माँ होंगे, शौहर, बीवी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ये सारे जो आपके रोल्स होंगे मेरे आपके, अगर ये दीन के मुताबिक होंगे तो कामयाब है, और अगर दीन के मुताबिक नहीं होंगे तो नाकाम है। तो ये झंझोड़ना था मैंने अभी। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से सवाल आता ही आता है, और कभी कभार दो सवाल भी आ जाते हैं। चाय भी ठंडी हो गई है। कभी कभार दो सवाल भी आ जाते हैं, तो तकरीबन आप कह लें कि 25 नंबर तकरीबन पक्का पक्का है इसमें से। डन, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग डन। मैंने जून 24 भी क्लास में कर लिया, दिसंबर 23, जून 23, शायद जून 22 भी कोई किया था। सारे सवाल पिछले को 4, 5, 6 अटेम्प्ट के मैंने किए हैं, सारे 4-5 साल के, उससे पुराने भी किए। तो चैप्टर में डले हुए जितने सवाल रह गए हैं जो मैं क्लास वर्क होमवर्क डिस्कस नहीं कर सका, तो आपकी मर्जी है, जितने करना चाहें कर लें। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। अच्छा हाँ जी, वो चिलमैक्स के साथ ना बड़ा चिल वाला काम हो गया। पिछली दफा मैं जब सवाल बोर्ड पे सॉल्व करा रहा था ना, तो उससे ना कुछ दिन पहले ही, शायद 10-15 दिन पहले, तो मैंने ना वो कैफ में कॉस्ट में वो डिसीजन मेकिंग कराई थी। तो एक एंगल था दिमाग में। क्लास में स्टूडेंट ने कहा कि जब हम IND 100
को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो लेबर तो रेलिवेंट नहीं है, आपने कैफ में बताया था। अच्छा, मेरे ना उस स्टूडेंट की इस बात को तो प्रोसेस किया, लेकिन दूसरी साइड में प्रोसेस करना भूल गया। वो मैं बताता हूँ दूसरी बात क्या। तो मैंने उसी वक्त बुक में चेंजेस की और वो आप लोगों को इस दफा मैंने वो चेंजेस के साथ करा दिया। फिर ग्रुप में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, मैंने सवाल पे गौर किया तो मैंने कहा क्या मैंने अच्छी खासी चीज बताते बताते बोंगी मार दी। वो जो चिलमैक्स सॉल्व किया था ना, वो मैंने सोल्यूशन दोबारा दिया। IND में लेबर यूज करना है, लेबर को करना है यूज। वो जिस वजह से मैंने कहा था लेबर इररिलेवेंट है, वो तब बनता अगर हम चिलमैक्स को सॉल्व करते हुए भी लेबर इग्नोर करते। यानी अगर आपने बहुत पहले नहीं कैफ किया हुआ तो CMAC में जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो हम जिस नए जॉब को वैल्यूएट कर रहे होते हैं उसमें लेबर कॉस्ट नहीं लेते, क्योंकि हम उस लेबर को कहीं और से उठा के ला रहे होते हैं। तो वो जो कहीं और से उठा के ला रहे होते हैं उसमें उसका कंट्रीब्यूशन इस लेबर के बगैर देते हैं। लेकिन ये तब जब यहां लेबर नहीं ले रहे होते। तो हमने तो चिलमैक्स में लेबर ली थी, तो इसलिए IND से जो मैंने लेबर इग्नोर की हुई थी वो गड़बड़ हो गई थी, वो गलत हो गई थी। तो IND में लेबर कॉस्ट को लेना है। तो मैंने फिर सोल्यूशन रिवाइज करके आपको ग्रुप में दोबारा भेज दिया था, और जिनके पास पिछले सेशन वाली किताबें उनमें सही है, यानी इस दफा वाली किताब में वो गलती हो गई मुझसे, पिछली वाली बुक में सही है सोल्यूशन। तो मैंने वो ऑनलाइन वालों के लिए भी दोबारा से अपडेटेड फाइल रख दी और आपको ग्रुप में भी अपडेटेड फाइल भिजवा दी थी। चिलमैक्स में लेंगे क्योंकि टोटल लेबर बस उतनी नहीं है, स्पेयर कैपेसिटी भी थी, तो इसलिए लें लेबर। चिलमैक्स में तो ली ही है, IND में भी लेनी है। हाँ, फिर हम चिलमैक्स में ना लेते, फिर IND वैसे कर लेते जो मैं क्लास में कर गया था। अगला चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये ना मैंने अपनी बुक में एक चैप्टर तो बनाया हुआ है, बस मैं कुछ फार्मूले सिखाना चाह रहा हूं और इन पे सेपरेट सवाल आने का चांस कम होता है, इसलिए आपको जब कराऊंगा तो एक तो 2 दिन में फारिग कर दूंगा इसको। दूसरा, इसके पास पेपर के सवाल भी आपको कोई खास नजर नहीं आएंगे। ये बड़े सवालों में एक वर्किंग के तौर पे हो रहा होता है, सेपरेट सवाल आने का चांस कम है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में और इसके बाद जो मैंने अगले वीक में पोर्टफोलियो पढ़ाना है, बल्कि अगले वीक में क्या शायद सैटरडे को ही जो पोर्टफोलियो पढ़ाना है मैंने, उस साथ मिक्स होकर इसके सवाल बनते हैं। कभी कभार वैल्यूएशन में मिक्स हो जाता है। तो ये जो मैं सेपरेट टॉपिक पढ़ाने लगा हूं, इसको मैंने चैप्टर अलग बनाया जरूर है, लेकिन इस पे सेपरेट सवाल की बजाय ये बाकियों के साथ मिक्स होगा। चैप्टर बनाया है मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसमें एक और चीज डाली हुई है मैंने, क्योंकि इसी से लिंक थी इसलिए डाल दी, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मैंने अपनी बुक में इसको चैप्टर पता नहीं 3 बनाया होगा। पहले मैं चैप्टर 3 बनाया मैंने, देखे चैप्टर 3 बनाया मैं। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताता हूं। बिजनेस के पास पैसा यानी फाइनेंस, उसने इस पैसे को इन्वेस्ट करना है प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स से रिटर्न कमाना है। ये हम अब तक पढ़ रहे थे, पैसा इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट से रिटर्न आएगा। अब तक हमने जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में पढ़ा था वो ये था कि बिजनेस इस पैसे को किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे। लेकिन बिजनेस के पास ये पैसा आएगा कहां से? एक होता है बिजनेस जो खुद कमा रहा होता है, वो जो खुद कमाना होता है ना, सेल्स से जो प्रॉफिट नेट बचता है, वो खर्चे पूरे करने के लिए होता है और बहुत स्लो स्पीड में ग्रो करने के लिए होता है। अगर एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड करने के लिए या तो 15-20 साल की कमाई जमा हुई हो, या फिर मजीद पैसा इंजेक्ट करना होता है। वो जो मजीद पैसा बिजनेस में इंजेक्ट करना होता है वो कौन इंजेक्ट करता है? 2 लोग, ओनर बन के जो इन्वेस्ट करते हैं और जो लेंडर बन के इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस के पास जो पैसा आता है, इसके सोर्सेस 2 होते हैं, या इक्विटी होती है या बोरोइंग होती है। ये होते हैं ओनर्स, ये होते हैं लेंडर्स। तो बिजनेस ने इनसे पैसा लेके वो पैसा यहां इन्वेस्ट करना होता है। इन्होंने बिजनेस को पैसा क्यों दिया होता है? मतलब अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, इनको बिजनेस से रिटर्न चाहिए होता है। ओनर्स हैं, इनको रिटर्न चाहिए डिविडेंड की शक्ल में, या इनका शेयर महंगा हो जाएगा तो कल को महंगा बेच देंगे, तो इनको रिटर्न डिविडेंड या कैपिटल गेन की शक्ल में चाहिए होता है। इन लोगों को इंटरेस्ट या अगेन कैपिटल गेन की शक्ल में चाहिए होता है। तो इनको बिजनेस से रिटर्न चाहिए, बिजनेस इनसे लिए पैसे को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, उसको प्रोजेक्ट से रिटर्न चाहिए। बिजनेस इसका क्या करेगा? कुछ अपने पास रिटेन करेगा, बाकी इनको देगा। तो इसीलिए बिजनेस इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए कम से कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाना चाहता था?
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो इनसे पैसा आने की कॉस्ट थी कम से कम उतना कमाना चाहता था, इसलिए हम लोग एनपीवी निकालते हुए डिस्काउंट रेट क्या रखते थे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो ये लोग बिजनेस को चार्ज कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं, इन इन्वेस्टर्स को बिजनेस से क्या रिटर्न मिलता है। अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसको वो फाइनेंस लेना कॉस्ट कर रहा है। ये इन्वेस्टर हैं, इनको बिजनेस में पैसा लगा के रिटर्न मिलना है, बिजनेस उनसे फाइनेंस ले रहा है और बदले में बिजनेस को फाइनेंस की कॉस्ट पड़ रही है। इसको कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो हमने इस छोटे से चैप्टर में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज निकालनी सीखनी है। इसमें जो परसेंटेज निकालनी है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, पहली बात कि जब भी रिटर्न कहा जा रहा होता है, परसेंटेज रिटर्न, इन्वेस्टर का रिटर्न, तो वो एक परसेंटेज की शक्ल में होती है और वो परसेंटेज एनुअल होती है। ये एक नॉर्म्स है बस कि वो रिटर्न परसेंटेज एनुअल की शक्ल में होती है। तो हमने वो इस चैप्टर में कैलकुलेट करनी सीखनी है। इसमें इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो बता रहा हूं। स्टोरी है क्या, एक बैकग्राउंड बात है, कॉन्टेक्स्ट है इसका। अगर आप वो लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो फिर भी मेहरबानी होगी लिख लें। इसका बैकग्राउंड ये है, हम ना यहाँ कैलकुलेशन पढ़ने लगे। किस चीज की कैलकुलेशन सीखने लगे? इन दोनों के लिए जो फंड ये बिजनेस में लगाएंगे, यानी बिजनेस को इनसे जो फाइनेंस मिलेगा, उस फाइनेंस की बिजनेस को क्या कॉस्ट पड़ेगी, हम वो कैलकुलेट करने लगे हैं। तो इसके लिए बैकग्राउंड ये है कि हम ये जो कैलकुलेशंस करने लगे हैं ना, ये बिजनेस की अभी की औकात और मार्केट के अभी के हालात के मुताबिक कैलकुलेशन होने लगी है। हम जो भी यहां कैलकुलेशन करने लगे हैं वो बिजनेस की अभी की औकात और मार्केट के अभी के हालात के मुताबिक कैलकुलेट होने लगी। अगर आपको मेरा जुमला समझ नहीं आया तो थोड़ा सा और समझाता हूं। हमने ये डिवेंचर इशू किए थे आज से 3 साल पहले, डिवेंचर आज से 3 साल पहले इशू किए थे, और उनपे इन लोगों को 10% इंटरेस्ट दिया करते थे। तो ऑफिशियली हमें उन डिवेंचर्स पे कितनी कॉस्ट कर रही है? 10%। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये 3 साल पुराना है। हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ना, वो अभी के मार्केट के हालात और हम कंपनी की अभी की औकात, इसके हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे। इस टॉपिक का बैकग्राउंड ये है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेजेस मार्केट के अभी के हालात और अपनी अभी की औकात के हिसाब से कैलकुलेट करने लगे हैं। वो देखते हैं, आएगा।
जी लिख ली कहानी। अच्छा, सारे फार्मूले ना मैंने बुक में लिखे हुए हैं, अभी आप सिर्फ ये मैं रफ कुछ वर्किंग कर रहा हूं, बस जबानी देख लें, ना नोट करें इसको बेशक, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रफ आइडिया देने के लिए ये काम करके दिखा रहा हूं। 12 रुपए परपेचुटी है, टाइम 1 से लेके परपेचुटी है, और 10% डिस्काउंट रेट है। तो इस पूरी सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनी है? 120। पीवी इज इक्वल टू परपेचुटी 12 इंटू 120। अच्छा, अगर आपको 120 पता हो तो डिस्काउंट रेट कैसे निकालें? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं ना। परसेंटेज निकालनी है तो इस पीवी को इधर रख लें, परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीवी निकालें इसकी। हम्म 113, चलो 113। कैसे निकालें? ये वो रेट है जिसमें इनकी पीवी 113 आ रही है, ये रेट कैसे निकालें? एनविटी फैक्टर यूज किया है, सही है, और इस तरीके के अलावा तरीका, चलिए मैं इसके लिए खुद एक जुमला बोल देता हूं। आज अगर कोई इस डिवेंचर को खरीदे और 113 रुपए का खरीदे, और ये 113 रुपए उस इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट होगी, और कल को उसको इतना कैश मिलेगा, तो अगर हम ये कहें कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू 113 ही है, तो वो रेट कैसे निकालें जिसपे इनकी प्रेजेंट वैल्यू 113 ही है? चले, मैं ही शायद सही नहीं बोल पा रहा। इन्वेस्टर अगर आज इस डिवेंचर को इतने रुपए देके खरीद रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और हम ये मान लें कि ऐसा क्या डिस्काउंट रेट हो जिसपे कल को मिलने वाले कैश, उसकी पीवी भी 113 ही निकले, तो वो रेट कैसे फाइंड किया जा सकता है? आज तक जो भी सीखा, IRR। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इतने का वो आज डिवेंचर खरीदेगा तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, और ऐसा क्या रेट हो कि कल को मिलने वाले कैश उसकी पीवी भी 113 हो, तो उसमें एनपीवी 0 हो जाएगी ना। तो ये रेट निकालना हो तो कैसे निकालें? IRR निकालें। ओके, अगर आप अभी की मार्केट में, आपके आर्टिकल खत्म हो गए और आप जॉब मार्केट में इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, और आपको एम्प्लॉयर ये कहता है कि जी जो मार्केट का रेट चल रहा है हम आपको वो देंगे, तो मार्केट का रेट ये कैसे पता चलेगा? मतलब कैसे पता चलेगा मार्केट में क्या रेट चल रहा है? हाँ, यानी अभी को 3-4 सैंपल लेंगे हम कि इतनी ऑफर हुई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एम्प्लॉयर ने इतनी ऑफर की थी तो एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब मार्केट में ये रेट चल रहा है। अगर उससे कम ऑफर हुई होती तो रिजेक्ट कर देते ना। तो हमें अगर ये जानना है कि अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है, तो हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे। अभी रिसेंटली 4-5 का सैंपल लेके, अभी रिसेंटली कोई हायर हुआ है तो कितने पे हुआ है, इसका मतलब ये अभी डिमांड चल रही है मार्केट के अंदर, डिमांड। तो हम उसको कहेंगे मार्केट में ये रेट चल रहा है। ये जो हम लोग कैलकुलेशन करने लगे ना, इसके लिए बैकग्राउंड बताई थी अभी कि ये हम कैलकुलेशन अभी के मार्केट के हालात और कंपनी की अभी की औकात के हिसाब से कैलकुलेट करने लगे। अब इस कैलकुलेशन के लिए एक और बैकग्राउंड तो खैर नहीं कहता मैं इसको, अजम्पशन कह लेता हूं, एक और बेस बताने लगा हूं, फिर उसकी हिसाब से मैं फार्मूले बताऊंगा। एक तो भी बैकग्राउंड बताया ना कि हम अभी के हालात और अपनी औकात के मुताबिक कैलकुलेशन करने लगे, करंट हालात के मुताबिक। अब एक और चीज बता रहा हूं, वो भी इसको आप बेस कह ले, अजम्पशन कह ले। हम जो भी फार्मूले कैलकुलेट करने लगे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, वो ये होंगे कि अगर अभी के हालात, हमारी कंपनी की अभी की औकात में अगर हम डेट रेज करते
तो अभी इस वक्त डिमांड क्या चल रही है, उतने परसेंट ऑफर करेंगे तो लोग हमसे पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। लंबा जुमला हो गया। हम जो परसेंटेजेस कैलकुलेट करने लगे ना, कौन से परसेंटेज कैलकुलेट करने लगे, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हम इस बेस पे कैलकुलेट करने लगे हैं कि अगर अभी के हालात में हमारी अभी की औकात के मुताबिक हम लोगों से पैसा मांगे तो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे वो हमें पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। यानी अभी लोगों की डिमांड क्या चल रही है, किन लोगों की, इन्वेस्टर्स की, कि अभी के हालात और हमारी अभी की औकात देखते हुए हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी लोगों की डिमांड क्या चल रही है। क्या मतलब डिमांड क्या चल रही है, अगर अभी हमें पैसे रेज करने होते तो हम कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑफर करते तो लोग पैसे देने पे तैयार होते। तो ये जो अभी की डिमांड चल रही है ना, हम वो रेट निकालने लगे। ये आप चाहे ये कह लें कि जो पिछला बैकग्राउंड लिखवाया है मैंने इसी को और एक्सटेंड कर दिया। हम ये परसेंटेजेस इस बेस पे कैलकुलेट करने लगे हैं कि अभी के हालात में हमारी अभी की औकात को देखते हुए इन्वेस्टर्स की करंट डिमांड क्या चल रही है, ये हम परसेंटेज निकालने लगे कि उनकी अभी डिमांड क्या चल रही है। यानी हम अगर अभी लोन लेते तो लोग कितने परसेंट पे लोन देने को तैयार होते, हम अगर अभी ओनरशिप का पैसा मांगते तो लोग कितने परसेंट रिटर्न पे ओनर बनने को तैयार होते। हम वो परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। ये पिछली वाली बात को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मार्केट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या फर्क होगा, है थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा है। अभी आज वही थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, इतना भी लिखा। चलें अब एक असम्पशन लिख लें ताकि मैं एक दो फार्मूले करा के फिर इस क्लास को छोड़ता हूं, मतलब ब्रेक देता हूं। पिछली बात दोहरा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम अभी के हालात और अपनी औकात के मुताबिक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और हम जानना क्या चाह रहे हैं कि अभी इस वक्त इन्वेस्टर्स की क्या डिमांड है। यानी हम अभी अगर पैसा रेज करते तो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे ये लोग राजी होकर हमें पैसे देते, हम ये जानना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट हम अभी के हालात और अपनी औकात के मुताबिक इन्वेस्टर्स का करंट डिमांड जानना चाह रहे हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहने लगे। अजम्पशन ये है कि हमें ये कैलकुलेशन इस अजम्पशन से मिलेगी, इसके अलावा हल नहीं है। अजम्पशन ये लेनी पड़ेगी, लंबी अजम्पशन है, पहले सुन लें कि हम चाहे ऑर्डिनरी शेयर की चाहे डिबेंचर की, हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने जा रहे हैं अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर, वो लिस्टेड हैं, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू इस वक्त चल रही है। अच्छा चलो, उससे पहले एक और बात बताता हूं। आप किसी भी शॉप पे गए कोई चीज खरीदने, आप कंज्यूमर हैं, मैं और आप कंज्यूमर हैं, हम प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर तो वो जो डिमांड सप्लाई है फिर वो किधर गई है? यानी हमारा बीच में कोई रोल नहीं है, तो फिर कम क्यों नहीं करा लेते कीमतें जाके? एक है हम आम इंडिविजुअल्स, हमारे पास फोर्स नहीं होती, कुछ फोर्सेस मार्केट की हैं। अब वो कौन से बड़े प्लेयर हैं, कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो प्राइसेस एडजस्ट करवा लेते हैं। कैसे करवाते हैं पता नहीं, लेकिन हम आम इंडिविजुअल्स है ना, हम आम इंडिविजुअल्स, हम नहीं प्राइसेस एडजस्ट करवा सकते, लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, कुछ एसोसिएशन हो सकती हैं, कुछ एक्टिविस्ट हो सकते हैं जो प्राइसेस एडजस्ट करवाते होंगे। हर चीज की प्राइस होती होगी एडजस्ट, तभी डिमांड सप्लाई प्रिवेल करती है। वो लोग जो प्राइसेस एडजस्ट करवा पाते हैं, ये मैं उनकी बात करने लगा। एक है हम आम इंडिविजुअल, हम गए मार्केट में, ये चीज इतने की है जी, लेनी है तो लो। अब मेरे पास तो ताकत नहीं, मैं प्राइस एडजस्ट करा सकूं। डिमांड सप्लाई मेरी हैसियत नहीं है डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे इंप्लीमेंट करने की। ये कुछ और लोग हैं, कोई और प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया की कैंपेनिंग हो सकती है। आम इंडिविजुअल नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो सारी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये जो मैं अभी बात करने लगा हूं, ये मैं उन ग्रुप ऑफ पीपल की बात करने लगा जिनकी फोर्स से प्राइस एडजस्ट हो जाया करती है। असम्पशन ये है कि हम जिनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाह रहे हैं, इनकी जो मार्केट में प्राइसेस अभी हैं, ये
उन प्रेशर ग्रुप्स ने एडजस्ट करवाई हुई है और ये एडजस्ट होके उस अमाउंट तक पहुंची हुई है। थोड़ी लंबी असम्पशन है इसलिए रिपीट करता रहूंगा, फिर से शुरू करता हूं। इन शेयर्स या डिवेंचर्स की जो मार्केट वैल्यू चल रही है हमारे, अभी इस वक्त जो उनकी मार्केट वैल्यू चल रही है, जिन प्रेशर ग्रुप्स ने इनको एडजस्ट करवाया हुआ है, जैसे हमारा शेयर इस वक्त 45 रुपए का है मार्केट में, ये 45 रुपए कैसे निकला हुआ है? हमारा डिवेंचर इस वक्त 137 रुपए का, 137 कैसे निकला हुआ है? जिन प्रेशर ग्रुप्स ने प्राइसेस एडजस्ट करवाई हुई हैं मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स ने, उन्होंने 137 कैसे निकाला हुआ है? 45 रुपए कैसे निकाला हुआ है? अजम्पशन ये है कि उन बड़ी बड़ी फोर्सेस ने इन्वेस्टर बन के सोचा है कि इस शेयर से कल को मुझे क्या मिलेगा, एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या मिलेगा? जो जो कैश फ्लो मिलेगा उस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है, किस रेट पे डिस्काउंट करके, जो उनको लगता है कि अभी एक मुनासिब रेट ऑफ रिटर्न है, उनकी अभी की डिमांड, उसके मुताबिक जो आंसर निकला है वो प्राइस सेट हुई है। बहुत लंबी बात हो गई, दोबारा बहुत लंबी बात होगी ना मैंने इस वक्त इधर अब मिटा दिया, अब तो 113 रुपए निकाला था। कैसे निकला था? मैंने 12 112 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। ये 12 112 कैसे पता चलेगा? ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल तय है। हमने डिवेंचर इशू किए हुए हैं, 12% उनका कूपन रेट है। कूपन रेट कहते हैं जो ऑफिशियली इंटरेस्ट मिलना होता है, 12 रुपए उन पे इंटरेस्ट मिलना है, 4 साल बाद 100 रुपए पे रिडीम होना, ये कॉन्ट्रैक्चुअली तय है। उस बड़े प्लेयर ने, जिसके इन्फ्लुएंस से प्राइस सेट हो जानी है, उसने कैलकुलेशन की होगी, 12 112 की डिस्काउंटिंग की होगी। 8% क्या होगा? जो उस इन्वेस्टर को लगता होगा कि अभी के हालात के मुताबिक, हमारी औकात के मुताबिक 8% ठीक है रेट ऑफ रिटर्न, उस पर डिस्काउंटिंग की होगी। 113 रुपए निकला होगा और उस फोर्स ने तय किया होगा कि बस बहुत है 113, इतने पे ही हम बाइंग करेंगे, इससे आगे हम बाइंग नहीं करेंगे। तो इस एफर्ट से वो डिवेंचर मार्केट में 113 का बिकना शुरू हो गया। तो हमारी अजम्पशन ये है कि जो मार्केट में ये 137 रुपए का, ये 45 रुपए का बिक रहा है, ये 45 रुपए 137 रुपए ऐसे निकला होगा कि किसी ताकतवर ने कैलकुलेशन की होगी। क्या कैलकुलेशन की होगी? उसने इन्वेस्टर बन के सोचा होगा कि इस डिवेंचर से कल को क्या मिलेगा, इस शेयर से कल को क्या मिलेगा। फिर उसने उन फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी, किस रेट पे, जो उसको लगता है कि इस वक्त इतना ठीक है इनसे रिटर्न रिक्वायर करना, उस पर जो प्रेजेंट वैल्यू निकली होगी वो इनकी मार्केट में रेट चल रहा होगा। ये हमारी इस पूरे टॉपिक की अजम्पशन है। इस अजम्पशन पे है फार्मूले जो बताने लगा। ये सारे फार्मूले इस अजम्पशन पे बेस्ड है। अजम्पशन दोबारा बता रहा हूं और बस फिर ब्रेक कर देता हूं, फिर अगली क्लास में सवाल ही सवाल करते हैं। अजम्पशन दोबारा बता रहा हूं, बल्कि पिछली बात भी दोबारा बोलता हूं। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने लगे, हम ये हैं, ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने लगे हैं कि हमने जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिए हुए हैं ये हमें कितना कॉस्ट कर रहे हैं, ये हम एक परसेंटेज की शक्ल में निकालेंगे। और हम जो भी परसेंटेज निकालेंगे, हम अभी के हालात और हमारी अभी की औकात के मुताबिक इन्वेस्टर की इस वक्त की डिमांड निकालना चाह रहे हैं। अब ये डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ रही है कि इन शेयर्स और डिवेंचर्स की जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो कैसे निकली हुई है। किसी ताकतवर ने फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की हुई है अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, जो प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है बस वो प्राइस इनकी तय हो गई है मार्केट में। इस अजम्पशन पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो अगले लेक्चर में कराता हूं। इस अजम्पशन को अगर मजीद कुछ अपने अल्फाज में 2-3 लाइनें लिखना चाहें तो लिख लें। देखें, ये जो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस तय होती हैं ये मेरे आपके करने से तो नहीं होती। बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस होते होंगे शायद, जिनके मार्केट में ट्रांजैक्शंस इतनी बड़ी होती हैं कि उनके फोर्सेस से प्राइसेस एडजस्ट हो जाती होंगी। फेयर मार्केट में तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होनी।
हाँ जी, assumption लिखी। चलें ठीक है, 32 में मिलते हैं, नमाज पढ़ लें।